नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज JNRKV और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, in French bonsoir, Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And whichever language you speak in, for the first time I saw, just like everybody else, actual violence in the premises of the parliament. I mean, what's going on here? कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई गिर रहा है, किसी के सर से खून निकल रहा है। ये क्या हो रहा है भाई? ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी में ये शोभा नहीं देता। Especially when we're talking about Viksit Bharat, we're talking about giant strides. We're going to be #1 economy in 2047. बड़े बड़े सपने लेके जब जा रहे हैं, तो what example are we giving to the youth of today? कि प्रदीप जी पहले भी नोक-झोंक होती थी, पहले भी लोग जो हैं एक दूसरे पे कटाक्ष कसा करते थे, एक दूसरे के ऊपर व्यंग्य कसा करते थे, लेकिन हाथापाई मतलब ये तो पहली बार देखने को मिली है। ये लोग हमारे legislators, they enforce our law, they make our law, they're lawmakers, law breakers नहीं है इसे। ये कौन से? अरे कोई बड़े अभी कोई सॉल्ट मार्च हो, डांडी मार्च हो, अलग अलग विषय है। ये किस विषय पर आप झगड़ा कर रहे हो? What are you talking? What are you fighting? And what petty allegations? And tall leaders, MPs going to local police station to file cases against each other. ये तो लोकल झोपड़पट्टी में जो झगड़ा होता है ना सर, वही मुझे दिख रहा है। This is not. This is the temple of democracy, the highest standards of morality, the highest standard of working, of statesmanship. बड़े-बड़े बातें और क्या देख रहे हैं? I'm rendered speechless. I don't even know where to begin. This is like crazy. एक छोटे बच्चे से पूछे देखिए आप जब पार्लियामेंट देखिए आप सीखेंगे, तो बाहर आके यही कहता कि वो तो झगड़ रहे हैं वहां पर। क्या इससे क्या सीखेंगे हम? तो झगड़ रहे रोज। और न्यूज चैनल से भी क्या सीखेंगे? सब लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहते हैं। I hope that does not happen today. We've got three very important guests indeed. We've got our old friend Pradeep Gowde साहब from the Bharatiya Janata Party. Gowde साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नमस्कार sir. We've got Mr. Manoj Yadav of the Samajwadi Party, Chief Spokesperson, Chief National Spokesperson of the Samajwadi Party from Lucknow, and of course Nasir Hussain साहब of the Congress Party. नमस्कार नासिर हुसैन साहब। नासिर हुसैन साहब सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। आपके ऊपर आरोप है, राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने इतनी ज़ोर से धक्का दिया एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो हमारे जो ओडिशा के जो वरिष्ठ MP हैं 80 साल के सारंगी साहब, उनके ऊपर जाके गिर गए और उनके सर से खून निकलने लग गया। राहुल गांधी जी कहते हैं कि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। और उसके अलावा एक महिला MP भी हैं नागालैंड से, कॉन्याक जी, वो कहती हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल उनके चेहरे के पास आ गए और उन पे चिल्लाने लगे। सर ये क्या है? ज़रा आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? आपको ज़रूर ब्रीफिंग मिली होगी कहीं ना कहीं से कि असल में क्या हुआ क्या था असल में, ज़रा बताएं सर प्लीज़। नासिर साहब। बिल्कुल। नमस्कार मुकेश बजाज भाई, प्रदीप भाई, सभी को, पैनलिस्ट में बैठे हुए तमाम साथियों। मुद्दे जब भटकाना हो तो एक ना एक नया मुद्दा तो लाना ही था, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर पे इनके पास कोई जवाब नहीं था। तो एक नई तरह की एक राजनीति आज शुरू हो गई, क्योंकि उनके ही एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुकेश राजपूत कहते हैं धक्का पीछे से आ रहा था, राहुल गांधी आगे खड़े थे। तो धक्का किधर से आ रहा था, कौन दे रहा था, ये तो जांच की बात है, जांच से ही पता चलेगा। बिना जांच बात के ही इन्होंने गुनहगार साबित कर दिया कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है, क्या कांग्रेस के दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने धक्का दिया है। कैसे पता चला कि किसने धक्का दिया है? कैमरों तमाम चारों तरफ कैमरे हैं, कहीं किसी कैमरे में धक्का देते हुए कोई शख्स नजर नहीं आ रहा है। ये पूरी प्री प्लान था किस तरह से मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब बाबा साहब अंबेडकर जिंदा थे तो जिंदे आदमी का अर्थी कैसे निकाला जाता है वो आरएसएस से सीखना चाहिए। जब हिंदू कोड बिल लेके आ रहे थे बाबा साहब अंबेडकर 1951 में,
तो कौन उसके उनके आरती आरती यात्रा निकाल रहा था, कौन उन्हें मुर्दा करार दे रहा था? ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को आज बताना चाहिए। कौन महिलाओं के विरोध में उस वक्त खड़ा था? आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेने से इन्हें इतनी तकलीफात है। क्यों इतनी तकलीफात है? बाबा साहब अंबेडकर के नाम से इन्हें नफरत है। 1951 में जब आपने नफरत किया, आज भी आप नफरत कर रहे हो। ये सवाल है, मुद्दों को किस तरह से भटकाना है, ये आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। किस असल मुद्दों पे चर्चा नहीं है, गरीबी पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं पे, मणिपुर पे कहीं चर्चा नहीं है, अडानी पे, अंबानी पे पर मुद्दों को कैसे भटका के कहाँ लाना है, ये भारतीय जनता पार्टी की आज मार्केटिंग टीम ने, सोशल मीडिया टीम ने आज जाहिर कर दी। आसिफ, सैयद नासिर हुसैन साहब, बात यह है कि पॉलिटिक्स क्यों है? जब प्रियंका गांधी जी का भाषण बहुत जबरदस्त थी, इट वाज अ फैंटास्टिक भाषण द फर्स्ट टाइम शी स्पोक, बट नासिर हुसैन साहब, क्या ये एंड करना जरूरी था कि ये संविधान संघ का विधान नहीं? संघ को क्यों बीच में लाए, आरएसएस को क्यों बीच में लाए? तो क्या आपने पहले ही तय कर दिया था कि इस चीज को हमको आरएसएस को टारगेट करना है, संघ को टारगेट करना है? जब आप कहते हो कि नहीं प्रदीप भाई, आपके सवाल में बड़ी बेहतरीन जवाब है। आपने सवाल किया संविधान, तो संविधान जब बन रहा था तो वीर सावरकर, जिनको ये वीर कहते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया था। आरएसएस ने कहा था ये संविधान उनके लायक नहीं है, ये संविधान हिंदुओं के हिसाब से नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर के मुखालफत में कौन आ गया था? संविधान के विरोध में कौन आया था? जो आज तक अपने झंडे को फहराने में शर्म आ रही थी आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी कभी उस पर नहीं बोलती है कि आरएसएस क्यों नहीं झंडा फहराती थी। वो मनुस्मृति से ही देश चलाना चाहते थे, हम संविधान से चलाना चाहते थे। इन्हें उस संविधान से नफरत था, हम उस संविधान का आईना दिखा रहे थे। हिंदू कोड बिल 1951 में बाबा साहब अंबेडकर लेके आ रहे थे, उसका विरोध किसने किया था? वो संवैधानिक तौर से आ रहा था, उसका विरोध किसने किया था? वो भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने किया या नहीं किया? उस महिलाओं के विरोध में कौन खड़ा था? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उस वक्त खड़ी थी या नहीं खड़ी? उसका अर्थ, बाबा साहब अंबेडकर का अर्थी यात्रा किसने निकाला था? उन्हें मुर्दा करार किसने दिया था? आज उनको माफी मांगना चाहिए। तो आज मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, बोलते हम संविधान की बात करते हैं, इन्हें संविधान से नफरत है। ये संविधान को कभी लाल डायरी बताएंगे, कभी कम्युनिस्ट का बताएंगे, कभी चाइना का बताएंगे। अरे अपने संविधान से नफरत करने वाले लोगों को मैंने पहली बार देखा है। इनके ही लोग कहते थे हमें संविधान बदलना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या मिस्टर हेगड़े ने नहीं कहा था हमें 400 सीट चाहिए संविधान को बदलने के लिए? अयोध्या के एमपी लल्लू जी ने नहीं कहा था हमें 400 सीट चाहिए, संविधान बदलना है? इन लोगों ने, मिम्बो चुने हुए प्रतिनिधियों ने कहा था हमें 400 सीट दे दो, हम संविधान बदल देंगे। तो हमने संविधान पे इन्हें आईना दिखाया था, तो इन्हें क्यों तकलीफात हुई? तो मैं प्रदीप गावड़े साहब से पूछता हूं, प्रदीप गावड़े साहब, सवाल ये है कि संसद में सब, मुझे 41-42 साल हो गए हैं एज ए जर्नलिस्ट, दिस इज माय 42nd ईयर एज ए जर्नलिस्ट। सर, मैंने हाथापाई अलग अलग असेंबलीज में देखी है, विधानसभाओं में देखी है, मैंने हाथापाई कोर्ट्स में भी देखी है। सर, पार्लियामेंट में मैंने कभी नहीं देखी। आई हैव कवर्ड पार्लियामेंट माई सेल्फ, I have reported from the press gallery in Parliament myself. I have never seen violence in Parliament. What do you think this is? ये क्या है, मतलब क्यों हो रहा है सर ऐसा? गावड़े साहब आप बताएं प्लीज। सबसे पहले तो राहुल गांधी और उनके गिरोह ने आज हमारी पवित्र पार्लियामेंट में जो कृत्य किया है उसका मैं निषेध करता हूं। हम सब ने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दो एमपीओ को चोट आई है, वो सबके सामने है। और एक महिला सांसद के साथ राहुल गांधी ने स्वयं ने जो बर्ताव किया है उसकी भी मैं निंदा करता हूं। देखिए, यह सब क्यों हो रहा है ये हमको समझना पड़ेगा। आपने पार्लियामेंट में अभी संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसकी वजह से डिबेट चल रहा है। आपने पूरे 2 दिन देखा होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सभी वक्ताओं ने, कांग्रेस ने 75 सालों में किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है, ये तथ्यों के सामने उजागर किया है। और इसका कोई कवर, इसका कोई जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस का जो काला चेहरा था वो पब्लिक के सामने आ गया था। उसको भटकाने के लिए अमित शाह जी का जो पूरा भाषण है, अगर आप पूरा भाषण देखोगे तो कोई भी ये समझ जाएगा कि अंबेडकर जी के बारे में बहुत अच्छा अमित शाह जी ने बोला है। लेकिन उस भाषण को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके
ये जो पूरा डिबेट चल रहा था संविधान के ऊपर, उसको डाइवर्ट करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अभी हाथापाई पे आई है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, मुझे लगता है मतलब वो बिल्कुल कांग्रेस के प्रवक्ता ही शोभा दे रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने में राहुल गांधी को कंपटीशन वो कर रहे हैं। वो अभी बात कर रहे थे हिंदू कोड बिल का संघ ने विरोध किया, इससे संघ और संघ की संस्थाओं ने विरोध किया, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। और उसको अम्बेडकर जी के साथ जोड़ रहे थे। अम्बेडकर जी का आता हूं नासिर साहब, आपके पास आता हूं। हुसैन साहब सुनिए, आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला है, अभी आप सुनेंगे। आप मुझे झूठा करार करने अरे सर बोल, अरे नासिर साहब सुनिए तो सही। झूठा क्यों है आप नहीं, आप झूठे कैसे हैं मैं बता रहा हूं ना, आप सुनिए। नासिर साहब सुनिए ना, मैं आप भी देखिए, आप पर्सनली मत आइए, आप कैसे झूठ बोल रहे हैं? आपने जो कहा वो ठीक है, आपने जो कहा वो असत्य है, वो झूठ है, ये मैं बताता हूं आपको क्यों वो बताता हूं। अंबेडकर जी ने जो रेजिग्नेशन दिया था वो पब्लिक डोमेन में है। आप पढ़िए, उसमें उन्होंने कहा है कि नेहरू हिंदू कोड बिल नहीं ला रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर अंबेडकर टू रिजाइन फ्रॉम हिज कैबिनेट। वो जो अंबेडकर जी ने खुद लिखा है कि नेहरू हिंदू कोड बिल नहीं ला रहे हैं, उसकी वजह से अंबेडकर जी व्यथित थे और उन्होंने रेजिग्नेशन किया था। सिर्फ यही एक रीजन नहीं था, जो पूरी पॉलिसी थी नेहरू की उसके खिलाफ अंबेडकर थे। उसकी वजह से अंबेडकर जी ने, ओबीसी के बारे में नेहरू की पॉलिसी थी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे और बहुत सारी चीजें थी, उसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया था। यह सच है। और यहां पर ये आकर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, हमको दो चीजें समझनी पड़ेगी, मुझे थोड़ा सा विस्तार से बोलना है। बोलिए सर। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर डिबेट चल रही है। मैं दोनों के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में सुनिए, और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चैलेंज करता हूं कि इसमें से कोई भी एक बात मैं बोलूंगा, अगर वो झूठ होगी तो वो प्रमाण आपके सामने रखे। पहली बात, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को दो इलेक्शन में 1952 में और 1954 में कांग्रेस ने हराया कि नहीं हराया, यह पहली बात। दूसरी बात, नेहरू ने खुद को भारत रत्न लिया, इंदिरा गांधी ने खुद को भारत रत्न लिया, राजीव गांधी ने खुद को भारत रत्न लिया, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट गई और वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से थी, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न मिला? क्या यह झूठ है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रिजाइन किया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया था, उसके बाद नेहरू ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रिजाइन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? क्या यह झूठ है? चौथी बात, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जो जन्मस्थली है महू की, वहां पर जब स्मारक बनाया जा रहा था तो नेहरू ने यह कहा कि यह स्मारक जो है वो प्राइवेट पैसे से बनाइए, सरकार का पैसे नहीं देंगे। क्या ये चारों बातें झूठी है? यह रहा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इनका जो मतलब अभी जो झूठा प्रेम उभर के आ रहा है उसके बारे में। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को जितनी क्षति पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया, क्या यह सच नहीं है कि उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल किया? उसके बाद इमरजेंसी में या फिर पूरी इंदिरा गांधी के रिजिम में जो सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए, कि यह सच नहीं है उसने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे उसको कर्टेल करने का काम किया? 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, आप सब जानते होंगे, जूरिस्ट उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतने ड्रास्टिक चेंजेस उन्होंने किए। क्या यह सच नहीं है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और स्पीकर का जो चुनाव है उसको जुडिशियल परिव्यू के बाहर डाल दिया? क्या यह झूठ है? जो हमारी असेंबली और लोकसभा है उसका जो एक्सटेंशन है, उसका मतलब इलेक्शन हारने वाले हैं ये पता था, उसकी वजह से उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 से 6 साल करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन्होंने नहीं किया था क्या? सर ये तो इतिहास की बात हो गई। राज्यसभा का कोरम है, वो कोरम को खत्म करने का काम इन्होंने नहीं किया था क्या? सर ये सभी सर इससे बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। नहीं, ये लंबी डिबेट, देखिए मैंने पूरे तथ्य आपके सामने रखे हैं। मानता हूं दूसरा, आप संविधान के बाद कहना है संविधान के बारे में और डॉक्टर बाबा साहब, बट गावड़े साहब, हिंदू मैरिज एक्ट को कांग्रेस के पास नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट को, हिंदू कोड बिल को बहुत लोगों ने अपोज किया, जिसमें आदरणीय सामान्य पंडित राजेंद्र प्रसाद भी थे, हमारे प्रेसिडेंट भी थे, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों ने अपोज किया और हर इतिहास की किताब में यही लिखा है। मैं तो उस वक्त था नहीं, मैं तो पैदा हुआ नहीं, ना ही कोई और पैदा हुआ जो इस वक्त इस पैनल पर है। हमने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं या डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, और उसमें क्लियर कट है कि पंडित नेहरू इवन वेंट टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अगर ये 4 बिल पास नहीं होते
तो माय एडमिनिस्ट्रेशन विल फॉल। नेहरू जी ने इतना तक कहा कि ये चारों बिल जो हैं ये समर्थन के साथ, पूरे समर्थन के साथ पास होने चाहिए, वरना मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा बतौर एज प्रधानमंत्री। सर, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, सर, एज फार एज वायलेंस इन पार्लियामेंट इज कंसर्न, I don't think it puts anybody with glory. I mean, this is crazy. नासिर साहब एक सेकंड, मैं मनोज साहब के पास जाना पड़ेगा मुझको। No, I just want to ask, प्रदीप गावड़े साहब, आप कह रहे हो कि डेमोक्रेसी, संविधान, लोकतंत्र, मगर प्रियंका गांधी जी अगर बैग लेके आते हैं जिसमें पैलेस्टाइन का कुछ इंस्क्रिप्शंस है, तो वहां पर आपको विरोध किया, इतना जटिल विरोध करना कि योगी आदित्यनाथ वहां से चिल्लाना, अलग अलग लोग वहां से चिल्लाना कि प्रियंका गांधी ने गलत कर दिया है। भाई उसमें ही ऐड कर दीजिए, प्रदीप भाई मैं भूल जाऊंगा, उसमें ही ऐड कर दीजिए, यूनाइटेड नेशन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है। गावड़े साहब पे फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हो, यहाँ पे तुम ड्रामा दिखाते हो। गावड़े साहब क्या विरोध हो? सुन लिया नासिर हुसैन साहब, सुन लिया आपका। यहाँ पे आके आप बोलते हो नासिर साहब आप सुनिए गावड़े साहब, क्या तकलीफ है? योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि यहाँ के वर्कर्स इजराइल जाते हैं, आपने विरोध किया है, क्या है? क्या लोकतंत्र में कोई ड्रेस बैग में कोई पाबंदी होना चाहिए? गावड़े साहब नहीं, प्रियंका गांधी क्या ड्रेस पहनती है, कौन सी बैग यूज करती है, इससे हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरा एक मतलब, मैं पॉलिटिकल साइंस का छोटा सा विद्यार्थी हूं, मेरा कहना इतना है, आप अभी एक सम्माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आपके पास बोलने के लिए बहुत सारे विषय हो सकते हैं, आप पार्लियामेंट में बोलकर ये सब विषय रख सकते हैं। पार्लियामेंट कोई मतलब ये नहीं है कि वहां पे आप कोई मतलब ऐसी बैग लेकर जाके प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, तो बेहतर है कि आप अपनी बात पार्लियामेंट में रखिए, पार्लियामेंट सेशन में है, तो हमको उससे कुछ आपत्ति नहीं है। राइट, लेट्स गो टू मनोज यादव साहब। नासिर साहब, मनोज यादव साहब हैज नॉट स्पोकन सो फार। नासिर साहब प्लीज, आई एम कमिंग बैक टू यू, आप पूरा टाइम लीजिए। मनोज यादव जी, आप सर ये बताएं, ये हो क्या रहा है पार्लियामेंट में? क्या हो रहा है कि आज भी अखिलेश यादव जी ने पूरी स्टेटमेंट दी है बतौर अमित शाह जी के उस कथन पर जो उन्होंने अंबेडकर साहब के बारे में बोला, जो उन्होंने अंबेडकर जी का नाम 4-5 बार लिया और उसके बाद कहा कि अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता, और उसके बाद और उसके अलावा आपके संभल के जो एमपी हैं उनके बारे में भी बात करी कि आप जो रेड कर रहे हैं सिर्फ मुस्लिम एमपीज और मुस्लिम एमएलएस के ही घर में कर रहे हैं, जो कि भाई वो बिजली चोरी कर रहे हैं। अब आप बोलें मनोज यादव जी, प्लीज गो अहेड सर। बिल्कुल, बड़ी अच्छी डिबेट हो रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से भी और बीजेपी के दर्शकों से, कांग्रेस ने 100 गुनाह किए, मैं कबूल करता हूं, कांग्रेस भी कबूल करती है, तो आप किस होड़ में हैं? आप 200 गुनाह करने के होड़ में है क्या? आपका मतलब क्या है? कांग्रेस ने बुरा कहा, किसी और दल ने बुरा कहा, तो आपको लाइसेंस मिल जाता है कि आप भी बुरा कहोगे, और अगर बुरा कह रहे हो तो एक्सेप्ट करो कि हाँ आप भी बुरा कहेंगे। और आप पकड़े गए, आपका लगातार आपके नेताओं ने बड़ी बंच ऑफ थॉट जैसी किताबों में क्या क्या लिखा है, दलितों के बारे में क्या लिखा है, पिछड़ों के बारे में क्या लिखा है, अल्पसंख्यक के बारे में, कोई बात कहीं छिपी नहीं है। आप सफाई बेवजह दे रहे हैं, सफाई मत दीजिए। वैसे आपने इन सारी जातियों के विरोध में ही अपने आप को यहां तक पहुंचाया है कि हम दलितों को, पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ने देंगे, सरकार इनके वोट से बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको हम बिल्कुल पैरों के नीचे दबा के रखेंगे। ये सारी चीजें सामने स्पष्ट है। अमित शाह जी की सारी बात मान लेते हैं सही कि उनका मन नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ये बात क्यों कही कि अंबेडकर 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 चिल्लाने के बजाय भगवान भगवान चिल्लाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, सदियों से नहीं, हजारों साल से इस देश का नागरिक भगवान भगवान ही तो चिल्ला रहा है। उसको मुक्ति नहीं मिल गई, उसको एजुकेशन का अधिकार नहीं मिल गया, उसको अपनी जो एक जीवन शैली बेहतर जीने का अधिकार था वो तो नहीं मिला। उसको तो तभी मिला, मैं अपनी बात करता हूं, मैं जोड़ता हूं, मैं पिछड़ा हूं, बैकवर्ड कम्युनिटी से आता हूं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान न बनाया होता, हमारे देश में संविधान न लागू होता, और हमारे समाजवादी नेताओं ने तमाम तरीके से जो मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की, उन सारे अधिकारों के दम पे आज हम स्ट्रीम लाइन में हैं, मेन स्ट्रीम लाइन में हैं, और हम भी अपनी बात रखते हैं मजबूती के साथ। इससे पूर्व में ये नहीं था।
पूर्व में तो कहता है हे भोले, अरे मैं क्या कहूँ, भगवान कृष्ण को भी तो भरी सभा में कहा गया हे भोले, चौरानों के बीच में क्यों बोल रहा है? तो एक ये मानसिकता है, उस मानसिकता का जन्म आरएसएस से होता है। इस वजह से बीजेपी को ये बात एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं पूरी जिम्मेदारी से कि इस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है वो दलित और पिछड़ों की है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को महामानव के साथ साथ भगवान की तरह पूजता है। मैंने देखा है, मैंने इसी लखनऊ में मैं आपको बता रहा हूं, प्रदीप जी और राजीव जी, मायावती जी ने पार्क बनवाया तो उस पार्क में जो पानी बहता था, जैसे हम आप हरिद्वार से पानी लेके आते हैं गंगा जल, ठीक उसी तरह उस अंबेडकर पार्क से जो एक नहर बनाई गई थी, उससे हमारे इस देश के बहुत सारे दलित समाज के लोग उस लखनऊ के पानी को गंगा जल के समान पवित्र मानते। आप कल्पना कर सकते हो ना कि किसी की आस्था, किसी का श्रद्धा, किसी का विश्वास एक व्यक्ति, एक महामानव के पीछे कितना, वो ईश्वर के समान है। और जब समाजवादियों ने ठान लिया कि अंबेडकरवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा मिलकर काम करेंगे तो इस देश में एक बड़ी मजबूत विचारधारा बनी। योगी आदित्यनाथ जी अगर कहता है कि इजराइल में हमारे यूपी के बच्चे जाके एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उनको एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, प्रियंका गांधी उस बैग को लेकर जो एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस नेशन। अगर योगी आदित्यनाथ जी ये कह रहे हैं तो क्या आपको क्या, व्हाई यू आर फीलिंग बैड अबाउट इट? बच्चे जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नौकरी आप पेश हो रहे हैं, बहुत सारे चीज हो रहे हैं, बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। इजराइल के टोटल पूरे मिनिस्ट्रीज वहां पर आके यूपी में बसा हुआ है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, बिजनेस क्रिएट करने के लिए। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल उठा दिया आपने, मुझे याद आ गया। यहाँ तो मान लीजिए इजराइल जा रहे हैं नौकरी के लिए वीजा पासपोर्ट से, कुछ लोग अमेरिका में डोंकी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जो अवैध घुसपैठ भारतीयों खासकर गुजराती करते हैं। तो डोंकी घुसपैठी जो भारतीयों को अमेरिका कहता है, उसके लिए क्या कहा जाए? और मैं एक बात ये इसमें इंप्लीमेंट कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, बता रहा हूं, डबल इंजन की सरकार झोली फैला फैला के क्यों मांगते थे? इसलिए कि हमारे देश के नागरिक जाएंगे इजराइल में नौकरी करने के लिए। क्यों जाएंगे भाई? इस देश में क्यों रोजगार नहीं? इस देश में क्यों लोगों के लिए अवसर नहीं है? ये बीजेपी एक्सपोज हो गई है। अमित शाह वो व्यक्ति थे जिसे कहते नहीं है कि कपड़े फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि हम कितने विरोधी लोग हैं इस देश के आम जनमानस के। अब आप कुछ भी कह लीजिए, राहुल गांधी पे एफआईआर करा दीजिए, लोगों को बताइए कि सब गुंडा हो गए हैं, सब इस तरह के हो गए, तो आप सरकार काहे की चला रहे हो? जब सदन नहीं चला सकते, संसद भवन नहीं चला सकते, तो काहे की सरकार? और एक बड़ी जादू की बात बता दूं आपको राजीव जी, जो पूरी डिबेट का सार निकल आएगा। ये ऐसे ही नहीं अंबेडकर 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 कहा गया है। दरअसल में एक वन नेशन का एक बिल आए थे, उस बिल को वोट मिले 269, जो बहुमत से भी 4 वोट कम है जी, करेक्ट। बस धाए हो गया एकदम से, बिल्कुल बहुत तेजी से धाए हुआ कि अरे बाप रे बाप, 272 की जगह तो 169 में आया है। तो अब क्या होगा? अब तो विपक्ष लेके दौड़ जाएगा, भैया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव लेके आओ सरकार के पास। तो बहुमत में सरकार आ गई, बहुमत तो विश्वास में था ही नहीं है। तो निश्चित तौर पे अमित शाह ने बड़ी होशियारी से अंबेडकर जी के मुद्दे में घुमा दिया। लेकिन इतना याद रखना, ये देश थोड़ा सा स्लो जरूर है लेकिन समझदार बहुत है। आपकी हैसियत पता चल गई कि आप बहुमत में, सत्ता में नहीं हो, एक छोटे से बिल पे नहीं हो, तो आप कल्पना करो सत्ता में कैसे बहुमत पे आप विश्वास मत करो। राइट। नासिर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे काफी देर से। गवड़े साहब, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। नासिर साहब बोलिए प्लीज। पहले तो मुझे ये समझाइए, नासिर साहब एक सेकंड, पूरा सवाल सुन ले, उसके बाद आप इत्मीनान से बोले। पहले तो मुझे ये समझाइए, जैसा अभी अभी मनोज यादव जी ने भी कहा और आपने भी कहा, मैंने अमित शाह जी की स्पीच को सुना, बार बार सुना। तो अमित शाह जी ने आपके मुताबिक, बाकी कांग्रेस के मुताबिक, दर्शकों को बताइए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में आपत्तिजनक क्या कहा, वो भी जरा बता दें। नासिर साहब प्लीज बोलिए। उन्होंने एक ही 2 लाइन की बात है, उन्होंने कहा जितनी बार अंबेडकर 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 कहते उतनी नाम लेते तो भगवान का दर्शन हो जाता। कुछ तरह
तो अंबेडकर जी का नाम भी तमीज से ना ले सके, वो क्या बात करेंगे? अंबेडकर 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 जी, बाबा साहब अंबेडकर भी इज्जत से नहीं बोल सके, उनका नाम भी रिस्पेक्टली ना ले सके। तो उनसे मुझे उसमें उलझना नहीं है, उलझना इस बात से है जो बार बार ये कहते हैं आरएसएस के लिए, गोवलकर के लिए। बाबा साहब अंबेडकर क्या कहते थे? ये नफरती लोग हैं, ये संविधान के विरोधी लोग हैं, ये लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, ये उनके किताबों में दर्ज है, ये नासिर हुसैन नहीं कह रहा है। बोलिए तो अभी मैं किताब के पन्ने आपको व्हाट्सएप करता हूं, उसमें पढ़ लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर इवन 1939 में आरएसएस ने उन्हें इनवाइट किया, नागपुर गए, उनके कैंप को देखा, उन्होंने एक लाइन जरूर डिसिप्लिन का उनकी तारीफ की, मगर उन्होंने कहा ये सिर्फ एक विरोधी है, ये ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, ये दलितों से नफरत करने वाले लोग हैं, ये वंचितों से नफरत करने वाले लोग हैं, ये उनके किताब में दर्ज है। तुम कैसे झुठलाओगे कि बाबा साहब अंबेडकर की सोच को आपने क्यों नहीं जवाब दिया? उनकी अर्थी यात्रा किसने निकाली थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं बताया? एक जिंदे आदमी का बाबा साहब अंबेडकर का अर्थी यात्रा निकालने वाली क्या आरएसएस नहीं है? मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये फिर से वही झूठ बोल रहे हैं, ये कांग्रेस वाले झूठे लोग हैं, नहीं आप ये राहुल गांधी होगी, ये राहुल गांधी का जो गिरोह है पूरा तकलीफ होगी, जो बाबा साहब अंबेडकर से नफरत करने वालों को तकलीफ होगी। मैं चैलेंज करता हूं कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने अपने किताब में पार्लियामेंट क्या में कहा? किया था, कुछ नहीं कहा। नहीं, आप बताइए 39 में 1951 में बाबा साहब अंबेडकर ने आरएसएस को क्या कहा? देखिए बीच में आपने निकाली थी, नहीं आप सुन लीजिए, कांग्रेस ने आरती निकाली थी, मैं बता रहा हूं। नहीं आपने, अरे आप बोलते रहिए, झूठ बोलिए, आपके बोलने से क्या होता है? आप ऐसा चैनल पर आएंगे और कुछ भी झूठ बोलेंगे तो हम थोड़ी सुनते बैठेंगे। मैं झूठ नहीं, ऑथेंटिक बोल रहा हूँ, बाबा साहब अंबेडकर के किताब से कोट कर रहा हूँ। आपकी कोई वजूद, आपकी आजादी में कोई वजूद नहीं है, किताब से कोट कर रहे हैं आप? मैं अभी किताब देता हूँ आपको, बाबा साहब अंबेडकर के किताब से मैं आपको कोट करके भेजता हूँ, पेज नंबर भेजता हूँ, आप पढ़ लीजिए, फिर कहिए बाबा साहब अंबेडकर गलत थे। बताइए वो किताब बाबा साहब अंबेडकर ने लिखी है क्या? उन्होंने किताब का नाम पढ़िए पूरा। अच्छा, किताब का नाम पढ़िए बाबा साहब अंबेडकर, लीजिए क्या किताब पढ़िए, लिख लीजिए बाबा साहब अंबेडकर की जुबानी, पढ़ लीजिए सब झूठी बात है। अरे पूरा कोड लिखा हुआ है, अरे आप झूठे लोग, अरे आप तो संविधान को भी नहीं मानते, किताब का नाम बताइए, पेज नंबर पूरा कोड बताइए, संविधान को भी नहीं मानते हैं, बाबा साहब अंबेडकर महात्मा गांधी के बारे में क्या कहा करते थे, नेहरू के बारे में क्या कहा करते थे? आप अपनी बात बताइए, गोवलकर को, सावरकर, अरे आप झूठे लोग हैं जो आजादी में अंग्रेजों के साथ पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, वो राहुल गांधी पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं और उनके प्रवक्ता चैनल पर आकर ये बोल रहे हैं। अरे जो अंग्रेजों के राहुल गांधी को झूठा बोल सकता है, राहुल गांधी अरे जो गांधी से, जो महात्मा गांधी से कोड बता हो, जो महात्मा गांधी के कातिलों में नाम हो, देखिए पेज नंबर बताता ना, पेज नंबर 104 बताइए, किताब बताइए, वो किसी दूसरे ने लिखी किताब आप बता रहे हैं? अरे अभी आप बोले कोट करो, पेज नंबर पर, अरे छोड़िए, आप झूठे बोल, झूठ बोलने वालों से बहस नहीं कर। सुनिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अरे आप सुनिए, अरे आप महाराष्ट्र से तो क्या हुआ, हिंदुस्तान में ही है अम्बेडकर का जो पूरा राइटिंग है, बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा राइटिंग है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यूपी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, नहीं यूपी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, दिल्ली हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, आप क्या महाराष्ट्र बाबा साहब अम्बेडकर का जो पूरा राइटिंग है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है, आप उसमें से मुझे बताइए कि किसी तीसरे चौथे ने, तीसरे चौथे ने किताब लिखी है, आप वो कोट कर रहे हैं। आप क्यों बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस जो है, आपने क्यों बताया? आप यही तो नफरती, बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि से हूँ, नहीं आपने बताया, बाबा साहब अम्बेडकर की तमाम हिंदुस्तान भूमि है, बाबा साहब अम्बेडकर की पूरी हिंदुस्तान भूमि है, आप कैसे बोल सकते हैं उनकी भूमि है? बाबा साहब अम्बेडकर की पूरे हिंदुस्तान भूमि है, यूपी भूमि है, बिहार भूमि है, दिल्ली भूमि है, तमाम हिंदुस्तान का। बाबा साहब अम्बेडकर वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पब्लिश की है, कांग्रेस की बाबा साहब अम्बेडकर को कोशिश मत करिए। 1939 का बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको नफरती कहा या नहीं कहा? 1951 में आपको नफरती कहा या नहीं कहा? 1939-51 की कहा, आपको कहा, जो अंग्रेजों के तलवे चाटता हो वो हमें झूठा बोल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अंग्रेजों की माउंटबेटन के तलवे चाटते थे नेहरू। अरे आप तलवे नहीं चाटे, महात्मा गांधी ने, अरे महात्मा गांधी के कातिलों में जिसका नाम हो उससे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो महात्मा गांधी से नफरत करता हो। महात्मा गांधी नहीं कहा,
कुछ नहीं। आप महात्मा गांधी को महात्मा अम्बेडकर कहा करते थे क्या, ये बताइए आप मुझे। अरे यानी क्या महात्मा गांधी से नफरत करते हो? बोलो। आप अम्बेडकर, आप महात्मा गांधी से अरे अम्बेडकर की बात छोड़िए। मैं महापुरुषों की बात नहीं करता, मैं महापुरुषों की बात नहीं करता। महापुरुषों ने आरएसएस के लिए क्या कहा, मैं आप सहमत हो तो बताइए। आरएसएस को नफरती कहा या नहीं? कुछ नहीं। आप अरे कांग्रेस को कुछ यही था कि उन्होंने कानून मंत्री बने, देश के भाग्य विधाता बने। कांग्रेस के नासिर हुसैन साहब, इमरजेंसी, लोकतंत्र, संविधान में अगर कोई ब्लॉक है, आपकी झूठ पकड़ी गई तो आप मुझे बोलने से रोक रहे हैं। अमित शाह जी ने कहा कि उनको बोलो। आप झूठे, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप झूठे हो, जो झूठ बोल रहे हो, आप तमाम तरह से झूठ बोल रहे हो। नहीं, इस तरह से नहीं होता है। सावरकर ने कब कहा? नहीं, आप बताइए। सावरकर ने क्या कहा? नहीं, जो कोट राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, नहीं, जो कोट राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सावरकर को एट्रीब्यूट करके बताया, वो सावरकर ने कहाँ पे कहा है? क्या कहा है सावरकर में, वो बताइए। क्या कहा है सावरकर के लिए? क्या कहा है? सर ये इशू डाइवर्ट हो रहा है। क्या कहा है बताइए। सर लेट अस स्टिक टू बाबा साहब अम्बेडकर। राहुल गांधी आप बात हो रही है बाबा साहब, नहीं सर लेट अस स्टिक टू बाबा साहब अम्बेडकर। चलिए जेंटलमैन एक मिनट बजाज भाई, अभी पकड़ता हूं इनकी। देखिए अभी ये तिल मिला जाएंगे, अभी तिल मिलाएंगे। वीर सावरकर को बहुत बोलते हो, भारत रत्न दे दिया था क्या आपने? दे दिया भारत रत्न आपने? क्यों नहीं दे दिया? आपको भी मालूम है वो कंट्रोवर्सी शख्सियत है। क्यों नहीं दे दिया? क्यों नहीं दे दिया? आज तक क्यों नहीं दिया? नहीं, आपने क्यों नहीं दिया? आपकी पूरी आइडियोलॉजी बाला ठाकरे को भी नहीं दिया सर, भगत सिंह को भी नहीं दिया। आपकी आइडियोलॉजी सावरकर की है या नहीं? आपने बजाज भाई इस तरह से क्या डिबेट करेंगे आप? जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सुनिए नासिर हुसैन साहब, किसने दिया? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में, अमित शाह ना, सुनिए नासिर हुसैन साहब, सुनिए नासिर हुसैन साहब, सुनिए भारत रत्न से भी ऊपर है, वो भगवान है। आप भारत रत्न उनके लिए मायने नहीं है, वो भगवान है। आप छोड़ दीजिए। भारत रत्न नहीं दिया क्या? प्रदीप गावड़े जी, वो भारत रत्न से ऊपर है। नासिर हुसैन साहब एक सेकंड सर, एक सेकंड प्लीज। प्रदीप गावड़े साहब एक सेकंड। प्रदीप गावड़े साहब आई एम रिक्वेस्टिंग यू सर। करते थे, प्रदीप गावड़े साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, प्रदीप गावड़े साहब, यू आर अ वेरी सिविलाइज्ड हमारे पर्सन, कॉन्स्टिट्यूशन बना, यू आर एन एजुकेटेड पर्सन। 1 सेकंड सर 1 सेकंड। अरे नासिर साहब एक मिनट सर, एक मिनट। किसने नहीं की? Gentlemen, 1 minute please. 1 minute please. There is a dispute on what Nasir Saab said. Pradeep Gavade Saab, you are disputing what Nasir Saab said. We will all do research and find out. I am sure Nasir Saab will be able to send us the link where he found this particular incident to be there. कि अम्बेडकर साहब की अर्थी निकाली गई। सर एक सेकंड सर गावड़े साहब एक सेकंड एक सेकंड सर, एक सेकंड। कि अम्बेडकर साहब को अपोज जरूर किया हिंदू कोड बिल पे, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को न जाने कितनी चीजों पे कितने लोगों ने अपोज किया। ऐसा नहीं है। सो ऑल आई एम सेइंग राइट नाउ इज, नासिर साहब मेरा सवाल आपसे एक छोटा सा था, 2 सवाल थे। एक तो क्या संसद परिसर में हिंसा होनी चाहिए, नंबर 1, और दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के वो आपने एक्सप्लेन किया है कि अमित शाह जी ने जो बोला उस पर ऑब्जेक्शन क्या है, तो उस पर अब आप लोग क्या करने वाले हैं ये जरा बताइए। पुरानी बात तो हो गई ना, गावड़े साहब आई एम कमिंग टू यू। जी बजाज भाई, कोई भी हिंसा का संसद में क्या, संसद के बाहर भी नहीं होना चाहिए, उसका हम सब निषेध करते हैं। वो कोई चीज नहीं होना, हिंसा के लिए कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं है। हिंसा के लिए कहीं, ये मैं बोलता हूँ ना, बार बार मैनिपुलेटेड तौर से हिंसा कहीं हो रहा है, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हो रहा है। क्योंकि हम मुद्दा उठा रहे हैं संविधान की, हम मुद्दा उठा रहे हैं अडानी की, हम मुद्दा उठा रहे हैं अंबानी की, तो वहां जब करप्शन की, बेरोजगारी की, किसानों का मुद्दा है, उस मुद्दों को डाइवर्ट करके कहां से कहां ले जाना है, वो भारत में बार बार कह रहा हूं, ये पूरा डाइवर्ट किया गया है। कोई हिंसा नहीं हुआ, हिंसा पूरा प्रवोक किया गया, पूरे प्लानिंग से किया गया। तभी तो आज आप, प्रदीप जी या हमारे दोनों पैनलिस्ट, हमारे दोस्त बैठे, वो हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? आज हम आम लोगों की चर्चा छोड़ के हम कहां से कहां आ गए। हम उन लोगों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो धरावी खरीद लिया, उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो मानखुट की डंपिंग ग्राउंड खरीद लिया, हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं जो साकिना तमाम महाराष्ट्र का जो बॉस बनता जा रहा है, उस पर हम चर्चा बंद कर दिया। हमने चर्चा शुरू कर दिया दूसरे मुद्दों पे। ये सब डाइवर्ट है। संविधान पे हत्या हुआ, उसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल अमित शाह जी ने कहा कि किशोर कुमार
किशोर कुमार के किस प्रकार से बैन किया जाता है संगीत बिना का संगीत माला से, और जो एडिटर्स पे बैन किया, एडिटर्स को पूरे कोरा कागज में प्रेस प्रिंटिंग निकालना पड़ा जिसमें कुछ भी लिखा नहीं हुआ था। यह उच्चतम उदाहरण था जो कांग्रेस ने बार बार संविधान पे हमला, संविधान का हत्या। तो इस पर कुछ कहना चाहोगे ना? देखिए आपको मैं प्रदीप भाई बोलता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 101वां संशोधन नहीं किया, 102वां संशोधन नहीं किया, 130वां संशोधन नहीं किया, 2020 में 104 संशोधन नहीं किया, 2021 में 105वां संशोधन नहीं किया, 2023 में नहीं? अरे संशोधन करना संविधान बदलना नहीं है, संशोधन करना हमारा हक है। अगर देश के हिसाब से जहां जरूरत होगा हर पार्टी हर सरकार संशोधन के, आप संशोधन को संविधान बदलना बोलते हैं, वहां ऑब्जेक्शन है। संशोधन को संविधान बदलना भारतीय जनता पार्टी बोलने लग गई है। अरे ये क्यों नहीं बोलते हैं? हेगड़े ने क्यों कहा था कि 400 सीट चाहिए संविधान बदलने के लिए? उस पर कब माफी मांगा इन्होंने? क्यों कहा लल्लू ने अयोध्या में कि हमें 400 सीट दे दो, हमें संविधान बदलना? उस पे ऊपर कोई बात नहीं करा, पर नासिर हुसैन ने इनकी दुखती रथ पे जब हाथ डाला तो हमारे उस पे आप खिलमिला जाते हो। मनोज यादव जी ने अपना हाथ उठाया था, कुछ कहना जाते हो जी। समाजवादी की बात सुन ले सर, समाजवादी पार्टी की बात सुन ले नासिर साहब प्लीज जी। आज डिंपल यादव जी ने भी कुछ कहा है, बहुत अच्छी स्पीच उन्होंने दी है। वेरी फ्रैंकली आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद मिसेस डिंपल यादव। मैं मतलब जो रिसर्च करके वो आती हैं, जिस प्यार से, सद्भाव से और एक बहुत ही सिविलाइज तरीके से जो वो बोलती हैं, इट इज रियली एंड ट्रूली वंडरफुल। मनोज यादव जी बात बोलें प्लीज। देखिए आरएसएस और बीजेपी का ये बड़ा एक शौक सा हो गया, फैशन सा हो गया कि वो तुरंत गांधीवादी हो जाते हैं और संविधानवादी हो जाते हैं। तो इसके लिटमस टेस्ट के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, किसी किताब को कोट करने की जरूरत नहीं है, ऑन स्पॉट हो जाता है। आप सीधे से बोलिए महात्मा गांधी अमर रहें और गोडसे मुर्दाबाद। अगर बीजेपी के प्रवक्ता बोल लेंगे तो अपने आप गांधीवाद और महात्मा गांधी अमर रहे, गोडसे मुर्दाबाद बोल दिया। हाँ बस हो गया। अभी और बोलिए, आप संविधान को मानते हैं तो संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद। हाँ बोल दिया, चलो संविधान जिंदाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद बोल दिया हम। चलो चलो क्या होता है, बोल दिया चलो क्या होता है, जनता के सामने एक्सपोज होने लगे तो बोल दिया चलो। सर आप लोगों की मेहरबानी से, अरे बड़ी अच्छी खबर दे रहा हूँ यार। प्रदीप गावड़ा साहब सुनने वाली बात है, प्रदीप गावड़ा साहब सुनने वाली बात है, आप मनोज यादव जी सुनने वाली बात है। तो डाला था जेल में, तो वो आज है ना उस स्थिति में। आप बैठे हुए वहां पे क्या? तो मनोज यादव जी ये बताएं, ये बीच में कमेंट्री मत कराइए। समाजवाद की व्याख्या बताइए, पूरा परिवारवाद का वहां पे कर पे बैठे हैं, आप बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी। चलिए प्रदीप गावड़ा जी, हिम्मत है तो परिवार वाला आगे बनाओ ना प्रधानमंत्री। आरएसएस की औकात है, बनाओ परिवार वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, ऐसी तुम्हारी बनाने की। हाँ वैसे बच्चों को बना देते हो जिनका आगे नाक न पीछे पगा। हमारे उत्तर प्रदेश की कहावत है, जिनके आगे न कोई न जिनके पीछे कोई, पकड़ के लाते हो ढूंढ के, आरएसएस में उनकी कुटाई करते हो कि तुम कुछ करने लायक ही नहीं हो, तब उनको प्रधानमंत्री बनाते हो। तुम कौन से बना, मुझे मत एक्सपोज करना ना, मैं बीजेपी को ऊपर से नीचे तक नंगा कर देता हूँ। मनोज यादव नाम है मेरा। मनोज यादव जी, मनोज यादव सांभल में 28 मंदिर, 370 के समर्थन करने वाले हमें रेप का समर्थन करने वाली पार्टी के प्रवक्ता है आप। नहीं रेप का समर्थन करने वाली पार्टी के प्रवक्ता है आप जरा तमीज से बात कीजिए। आपके पार्टी के नेता कहते थे हो गया रेप तो क्या करेगी? हाँ 377 बोलते हो कि हम उसके समर्थक है, तुमको सिखाता और हमको ज्ञान बताओगे कि हम ऐसे नहीं वैसे। समाजवाद इस संविधान में नहीं है, इतना याद रखना। कोई स्थान नहीं है भारतीय संविधान। मनोज यादव जी जहाँ हिंदुओं के बात है तो आप कुछ करते नहीं है। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के बीच में होगा। संभल में मनोज यादव लड़की बात प्रधानमंत्री बनाते हो, हमको नहीं बनाओगे। लड़की बात लड़कियों की जासूसी कराता हो, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाते हो। आप नेहरू जी के बारे में बात कर रहे हैं? उसका नाम गुजरात से आता है, हमें मत बताना, हमको सब कुछ मालूम है। नेहरू पे कोई मुकदमा नहीं है, कोई आईडियो नहीं मार रहा है। नेहरू ने जो किया मनोज यादव जी संभल में आपको विरोध किया है। मनोज यादव जी संभल में विरोध किया है आपको। अच्छा काम हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी चोरों पर कार्रवाई हो रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी के चोरों पर कार्रवाई हो रहा है। एमपी के अरे सवाल पूछ लिया, उत्तर सुनिए। के घर में जीरो बिल आ रहा उत्तर सुनिए। है। एमपी वहां आपके एमपी बिल का चोरी, इलेक्ट्रिसिटी का चोरी करते पकड़ा गया। अब वहां 28 टेंपल है जो 78 से खुले नहीं है, वो धीरे धीरे जाकर खुलने लगे। जब ऐसे बात होते तो आप विरोध क्यों करते हो? बिजली विभाग क्या ताली बजा रहा था 10 साल से? ऐसे ऐसे ताली बजा रहा था। 8 साल से तो बना बैठे हैं ना, काहे के लिए मुख्यमंत्री बने बैठे हैं? 8वें साल पता लगा बिजली चोरी हो रही है। कर क्या रहे थे इतने दिनों से? ये हमको राजनीतिक समीकरण में बीजेपी फंसाने की कोशिश ना करे। हम समाजवादी लोग हैं, नंगा करके रख देते हैं 2 मिनट में। मालूम है हमको कितनी हैसियत है। और ऐसे नेता को सामने लाओ जो सच्चाई से राजनीति करना जानता हो, जिसपे दुर्दांत टाइप के मुकदमे ना हो, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ना हो, जो नीतियों की जासूसी कराने वाला ना हो, जो तड़ीपार टाइप का ना हो। कुछ अच्छे नेता लाओ, साफ सुथरी छवि के, हमारे नेता की तरह, आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरह, जिन पे बेदाग है, जिन पे कोई किसी तरीके का संभल पे बोलिए मनोज यादव जी, संभल पे बोलिए। संभल में क्या हो रहा है वहां पर? क्यों आप विरोध कर रहे हैं? अगर 28 मंदिर जो 78 से बंद है वो खुल रहा है तो उसमें क्या तकलीफ है? बीजेपी इसीलिए गड्ढे खोद रही है। वो 27 में वही दफनाई जाएगी, इसीलिए गड्ढा खोद रही है वहां पर। नहीं, क्या तकलीफ क्या है? अगर वो अभी मंदिर खुल रहा है तो क्या तकलीफ है? क्यों मंदिर ढूंढ रहे हो? और विद्यालय कौन ढूंढेगा? कौन विद्यालय ढूंढेगा? नौजवानों को नौकरी कौन देगा? इसलिए सरकार बने कि मंदिर ढूंढोगे। अब 8 साल से आप कह रहे हो कि बिजली चोरी हो रहा है, अभी पकड़ा तो क्या पकड़ना नहीं चाहिए? बिजली चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश को कंगाल बना दिया है और उत्तर प्रदेश के नागरिक पे 31,000 रुपए का कर्ज हो गया है। कल्पना कर सकते हो 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश बुढ़े 31,000, कितना पैसा उत्तर प्रदेश कर्ज में डूब गया। 8 साल से सब मठों में पैसा जा रहा है, आरएसएस में पैसा जा रहा है, गुजरात में पैसा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा सब गुजरात की कंपनियां लेके जा रही हैं। उत्तर प्रदेश तो कृषि प्रधान देश है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी हो रही है। और तो और आपको नहीं मालूम है, वहां प्रमोशन के लिए 50 लाख रुपए एक आदमी से लिए जाते हैं, आउट ऑफ 10 प्रमोशन कर दिया जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है टीचर से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी की सरकार आरोप लगा रही है। इसलिए कम से कम बीजेपी से सवाल प्रदीप जी पूछे कि ये सब क्या चल रहा है। हिंदुओं का पलायन जो हो रहा है 45% से 20% तक आया, 25% हिंदू पलायन हो गया संबल से। तो इसमें कुछ सब क्या सभी पार्टी का जवाबदारी नहीं है कि इस चीज को संभाले? देश का सबसे बड़ा पलायन 2 क्षेत्रों से होता है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश से और बिहार से। वहां कौन सा दंगा है? वहां कौन सा मुसलमान? वहां क्यों पलायन इतना ज्यादा हो रहा है? डंकी वाले जा रहे हैं गुजरात से। गुजरात तो सर्व संपन्न राज्य है, वहां से क्यों अमेरिका जा रहे हैं अवैध घुसपैठ करके? डंकी करके वहां बोला जा रहा है, डंकी तरीके से अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, डंकी लोग हैं। वहां क्यों हो रहा है भाई? कौन गुजरात में कमी है? मोदी जी तो सोने का कौर खिला रहे थे, सोना खाओ, सोना संबल में हिंदू पलायन। मनोज यादव जी, हिंदुओं का पलायन हो रहा है संबल में। दीप जी, गुजरात से जो जा रहे हैं वो क्या गुजराती हिंदू नहीं है क्या? से जो जा रहे हैं पलायन करके रोजगार के लिए, वो क्या हिंदू नहीं है क्या? तो आपका कहना रोजगार के लिए जा रहे हैं बाहर? निश्चित तौर पर पलायन रोजगार के लिए, नए अवसर के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और बहुत सारे, और एक आध केस हो सकता है कहीं आपस की लड़ाई के लिए हो। ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात तो है? मनोज यादव जी, सवाल ये उठता है कि आज अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि आप बिजली चोरी उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिजली चोरी सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मुस्लिम एमएलएस के घर में क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या ये सच है मनोज यादव जी? देखिए, ये मुसलमानों के प्रति जो रवैया सरकार का रहा, उसको मैं अपने मुंह से कहूं तो बात बहुत छोटी हो जाए, पूरा देश पूरी दुनिया जान ले। वो आप याद करिए कौन से बीजेपी के नेताओं ने टिप्पणी की थी कोरोना के दौरान, क्या क्या किया था। तो फिर दुबई में, अरब कंट्रीज में कैसे भारत के नौजवानों की नौकरियां ताबड़तोड़ गई थी, वो आपको मालूम होगा ना। तो वो उजागर चेहरा है। मुसलमानों पे बिजली चोरी का आरोप लगाना एक बड़ी छोटी सी बात है। यहाँ तो गोलियां मारी गई हैं, कैमरे के सामने हत्या की गई है, झीलों में जहर दिया गया है, टांगों पे गोली मारी गई है, एनकाउंटर्स का नाम देके हत्याएं की गई हैं। 5 नौजवानों को जो सिर्फ पत्थरबाजी कर रहे थे, बकौल पुलिस उत्तर प्रदेश के हिसाब से
उनके सरों पे गोलियां मारी गई हैं? क्या कश्मीर में आपने देखा क्या कि पत्थरबाजों को भी गोली मार दी हो आर्मी के जवानों ने? क्या नहीं मारा ना? आज आंसू गैस, टीयर गैस के गोले ही तो छोड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे गोलियां चलाई जाती, ताबड़तोड़ गोलियां, और एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, हजारों की तादाद में। जी इसलिए ये सवाल बड़ा छोटा है। नफरती लाल बैठे हैं पूरे देश में और यही खाते हैं, यही पीते हैं, यही सब कुछ करते हैं, क्योंकि अगर ये बंद कर देंगे तो आइडियोलॉजी के हिसाब से उत्तर प्रदेश के और देश के डेवलपमेंट के हिसाब से ऐसी सरकार को उत्तर प्रदेश और देश की जनता जी तो नफरत के मनोज यादव साहब, ऐसे कांटे दिखाए जाते हैं। तो मनोज यादव साहब, जो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट मिस्टर अमित शाह सेड, द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, व्हाट ही सेड इन द राज्यसभा में जिस संदर्भ में आदरणीय सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी के बारे में बोला, क्या, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसका बहुत खंडन किया है, समाजवादी पार्टी ने उसकी बहुत निंदा की है, तो क्या आप बाकी सब पार्टियों के साथ मिल करके, क्योंकि अभी क्या लग रहा था, वेरी फ्रैंकली ये लग रहा था कि इंडिया अलायंस तितर बितर हो गई है, ये अमित शाह जी के कथन की वजह से शायद आप लोग दोबारा वापस आ गए हैं, तो यू मस्ट थैंक हिम। आपको सबसे पहले तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच, आप ऐसे ही बोलते रहें, हम लोग जो हैं एकत्रित होते रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या उत्तर प्रदेश में और बाकी अन्य जगह पे जहां जहां समाजवादी पार्टी की प्रेजेंस है, क्या आप इसके खिलाफ कोई आंदोलन करने वाले हैं? बताएं सर, मनोज यादव। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में आज हमारे विधायकों ने आंदोलन किया, कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में पुतले फूके, चाहे बनारस हो चाहे लखनऊ हो, हर जगह पे विरोध किया। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है कि इस देश के पिछड़े, गरीब, SC ST कम्युनिटी के, अल्पसंख्यक कम्युनिटी के और जो शोषित वंचित किसान मजदूर नौजवान हैं, उन सब के भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी कल थे, आज हैं और भविष्य के सदियों सदियों तक रहेंगे। ये बीजेपी RSS कान खोल कर सुन ले, हम किसी भी हालत में ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद। चूंकि बोलिए सर, बोलिए प्लीज। मुझे दूसरी टीवी चैनल पे जाना है, इसलिए Thank you so much, sir, for joining us. So nice of you, sir. Manoj Yadav ji, always a pleasure talking to you. But I have to go to Pradeep Gowde sahab. Please understand, Pradeep Gowde sahab is also an engineer. Gowde sahab, ये आपके सब्जेक्ट का सवाल है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर्स रोल इन the development of multi-purpose projects in India is something which is not talked about. We have been talking about it constantly over here on this channel. अगर आप देखें, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पावर एंड वाटर पॉलिसी, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, उसमें भाखड़ा नंगल डैम भी था, हीराकुड डैम भी था, सोन प्रोजेक्ट भी था। All the legal requirements of all these projects were made by बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, नंबर 1। नंबर 2, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था जॉइनिंग ऑफ ऑल द रिवर्स, गार्लैंड कैनाल, के पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर सूखा ना पड़े, कहीं पर पानी की किल्लत ना हो। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये इस रोल के बारे में भी डिस्कशन होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर का? प्रदीप गावड़े साहब। नहीं, बिल्कुल लगता है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, मैं आपकी बात पर आता हूं, लेकिन मैं पहले ये आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अमित शाह जी का राज्यसभा का पूरा भाषण देखेंगे जी, देखा, अगर आप पूरा भाषण देखेंगे तो आपके ये ध्यान में आएगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत अच्छा अमित शाह जी ने कहा है, और कांग्रेस की जो एक कथनी और कथनी करने का अंतर रहा है, जो दोगलापन रहा है अम्बेडकर जी के बारे में, वो उजागर अमित शाह जी कर रहे थे। अगर आप ये पूरा भाषण देखेंगे तो आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में तो पैरामाउंट है, उसके ऊपर तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के बारे में उनका जो आकलन था वो बहुत बढ़िया है, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, आपने जो मतलब अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में कहा, उसके बारे में भी उनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो पूरी लेगेसी है, उसको कांग्रेस ने कभी सामने नहीं आने दिया। ये कांग्रेस के साथ हमारी आपत्ति है। जी, दुरुस्त बात जी। ये कांग्रेस के साथ हमारी आपत्ति है। इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और उसको भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था, उस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। मैंने आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो जन्मस्थली है महू, उसके बारे में भी आपको बताया।
आप देखिए पिछले 10 सालों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से जुड़ी, मतलब महाराष्ट्र में चैत्य भूमि होगा या फिर उसके बारे में दीक्षा भूमि होगा, या फिर इंग्लैंड जहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहा करते थे वहां का म्यूजियम होगा, उसको म्यूजियम बनाना होगा। ये सभी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने का काम किया है, और ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस ने हमेशा अपमान करने का काम किया है। मैं आपको यही बता रहा था अभी, मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में भी, वो बात कर रहे थे। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो गिना रहे थे, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा किया था? हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है वुमेन्स रिजर्वेशन का, 1/3 रिजर्वेशन देने का, जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है, एनसीबीसी का किया है, ईडब्ल्यूएस का किया है। तो हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए हैं वो सभी लोगों को सशक्त करने वाले हैं। ऑन द कॉन्ट्री अगर आप कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि न्यायपालिका के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, इंसानों के मौलिक अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया है। तो ये सब चीजें कांग्रेस ने की है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कांग्रेस को बोलने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था, मतलब जो हमारी चर्चा चल रही थी, जब आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करेंगे तो उनका जो प्राइमरी जो पूरा राइटिंग एंड स्पीचेस है वहां से कोट करेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता तीसरे चौथे किसी राइटर की बुक को यहाँ पर कोट करेंगे। मेरा कहना यह है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग और स्पीचेस है उसके सभी जो खंड है वो प्रकाशित किए हैं। आप उसमें से बताइए मुझे वो जो कोट कहाँ पे है। सावरकर के बारे में भी जब आप कोट करेंगे, मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने जो कोट पार्लियामेंट में सावरकर जी को अट्रीब्यूट करके किया वो सावरकर जी का कोट कतई नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने वो पार्लियामेंट में उनके नाम पर कोट किया। मेरा कहना है ये आप सावरकर प्राइमरी सोर्सेस से कोट कीजिए, ये मैं कह रहा हूं। उसके ऊपर आप इन्फॉर्म डिबेट कीजिए, करने के लिए तैयार है। जी दुरुस्त बात। बोले नासर साहब, फाइनल वर्ड टू यू सर। इन्होंने कहा राहुल गांधी ने सावरकर के खिलाफ जो पार्लियामेंट में बोला वो झूठ बोला। अरे संसद में बोली हुई, ठीक है ना, आप कह रहे सही है, सुन लीजिए ना, आप कह रहे झूठ बोला है तो आपको मालूम है प्रिविलेज है वहां, आप क्यों नहीं सदन में आपने स्पीकर को दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं इसका? अरे अब लाएंगे, जिस दिन देते उसी दिन आप प्रिविलेज ला सकते थे, आपने नहीं लाया। यानी आपने ये चीज कोई रोड पे बोली हुई चीज नहीं है कि बोल के निकल जाएंगे। पार्लियामेंट में जो बोली जाती है वो रिकॉर्ड पे है, उसे कोई मुकर नहीं सकता है। राहुल गांधी ने जो बोला है वो रिकॉर्ड में है, वो रजिस्टर्ड हो चुका है। आप प्रिविलेज में जाइए, हम एविडेंस देंगे कि हमने गलत है या सही है, ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। पार्लियामेंट में हम जो करा है करेंगे। अरे यार आप ऐसे बोलते रहेंगे तो मतलब, अरे हम बता रहे हैं ना बाबा, आप सुन तो लीजिए। आप बीच में बोलते रहेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा ना, आपके बोलने का मतलब है ना मेरे बोलने का मतलब है। आप कोट करते रहिए ना। आप, मैंने कहा ना, अगर आप संसद के अंदर में उन्होंने गलत बोला है, आप प्रिविलेज लेके आइए, बात खत्म हो गया। अगर वो झूठे था संसद में आप साबित करेंगे, उन पे प्रिविलेज लागू होता है, उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाएगा, सदस्यता चला जाएगा। छोटी सी बात नहीं है आप जो कह रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो आप ये बात वहीं खत्म हो जाती है, प्रिविलेज लाइए, सदस्यता ले लीजिए आप, अगर वो झूठे हैं तो। नहीं तो आप झूठे हो जाएंगे फिर, अगर आप यहाँ बोल रहे हैं। हमारे और आपके बाहर बोलने से नहीं, संसद में बोली हुई बात, बजाज भाई आप भी जानते सारे रिकॉर्ड में है, कोई सड़क पे नहीं बोली जा रही है। आगे बढ़ें सर, वन फाइनल वर्ड। अब मैं अभी कहते नेहरू पे बार बार अटैक करते, अरे नेहरू, आप नेहरू जी पे बार बार अटैक करने की काम करते हैं। आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी एक भी बनाया है क्या जिसमें आप गरीबों वंचितों को रिजर्वेशन दे सके? पंडित नेहरू ने डैम बनाया, आईएम बनाया, ऐसी बनाया, बेल बनाया, ऐसी ना जाने कितनी चीज बनाया। आप बताइए आपने क्या बनाया? एक चंद सड़कें, हाईवे बनाए होंगे आपने, तो पुल पुलिया बनाए होंगे आपने, इसकी मैं नहीं कहता कि आपने नहीं, पर आपने पब्लिक सेक्टर कुछ कंपनियां बनाई जहां दलितों को, वंचितों को, बीसी को उसका कुछ फायदा मिले, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है उनको फायदा पहुंचे, उस पे आपने काम किया। तो बताइए, नेहरू की वो सोच थी कि आधुनिक गरीबी हटाओ, जहाँ पे डैम भी हो, जहाँ पे भेल भी हो, गरीबी हटाओ, साइंस, गरीबी हटाओ। मोदी साहब ने कहा गरीबी हटाओ, कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला है। सुन लीजिए, कांग्रेस का सबसे बड़ा जुमला गरीबी हटाओ है। मोदी साहब ने ऐलान किया। नहीं, आपने बहुत बेशक कहा। 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, क्या था हमारे पास? लोगों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, लोगों के पास जाने के लिए स्कूल नहीं थे, किताबें नहीं थी। देखिए बीच में कुछ आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। बोलिए, आप बोलिए सर, आप बोलिए। तो हाँ,
तो अब जब 1947 में ये देश आजाद होता है, उस देश को निर्माण करना आसान काम नहीं था। जहां धर्म और जात के नाम पे लोग बटे थे, मुसलमानों की लाश पाकिस्तान से आ रही है, हिंदुओं की लाश यहां से जा, इस तरह से मारकाल मची हुई थी कि आप सोच नहीं सकते। उस देश का निर्माण कर देना आसान काम नहीं था। उस देश में आपने भी घर मकान बनाया होगा, तो फाउंडेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सिक्स फ्लोर कुछ भी बनाइए, बहुत इजी। आपको वो देश मिला जिस समय खून की गंगा बह रही थी, उस देश को नेहरू ने बनाया है। आप नेहरू के योगदान को छोटा करते हो तो आप अपने आप को योगदान में नीचे चले जाते हो। जो पंडित नेहरू 9-9 साल जेल में रहा हो, देश के लिए अपने हर कुछ निछावर करता हो, उस नेहरू को आप गालियां मैंने अभी कहा पब्लिक सेक्टर कंपनी अगर आपके पास है तो आप बताइए, हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी से लोगों को रोजगार दिया, जिससे बेरोजगारी खत्म हुई, लोगों के हालात बदले। आपके पास क्या है? आज दलितों को कहां आप नौकरी देंगे? कोई रिजर्वेशन देने का काम है? आपने रिजर्वेशन तो दे दिया किताबों में, मगर कोई कंपनी है जहां पे जाके उनको फायदा मिलेगा? कोई एक चीज तो बताइए जहां दलितों, वंचितों और ट्राइबल के लिए काम हो। हमने जंगल जमीन का राज दिया ट्राइबलों के लिए, आपने दिया? आपने सब चीज से उनको निचोड़ते जा रहे हो, उनकी जमीनों को छीन रहे हैं, उनके जंगलों को छीन रहे हैं। आपने बोला महाराष्ट्र से, मैं भी महाराष्ट्र में हूं। आप बताइए महाराष्ट्र के कितने जंगलों को काटा जा रहा है, कितने पेड़ों को काटा जा रहा है? कोई कानून नहीं है, पूरे चारों तरफ करप्शन ही करप्शन है। अभी आपकी सरकार आई है, मुझे मालूम नहीं है कि आप जांच करेंगे या नहीं। हमारी हर जांच की आपकी कंप्लेंट रखी है, कहां कहां पे आपकी सरकार ने करप्शन किया है, कहां कहां पे जमीन घोटाला किया है, कहां पे आपके प्रताप सरनायक ने नवी मुंबई का जमीन घोटाला, सारा चीज रिकॉर्ड में दिया है, फिर भी उस पर जांच नहीं हुई। तो हम कहते हैं किसानों पे बात नहीं करके अब मुद्दे को डाइवर्ट कर दो कि संसद में राहुल जी ने ये गलत बोला, आज यहाँ पे धक्का मुक्की हो गया। अरे असल मुद्दों से आप भटका देने से इतिहास मिट नहीं जाएगा। इतिहास में वीर सावरकर के बारे में जो one final word to you, Pradeep Gowde साहब, I am sure both you, Gowde साहब आप और नासिर साहब आप और मनोज यादव जी जो चले गए वो भी, सब लोग हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 2026 में 2026 में इंदू मिल्स कंपाउंड में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा अपना बाबा साहब अम्बेडकर का, और साथ में यूनिटी पार्क बनेगा। बाय द वे द वर्क इज गोइंग ऑन ओवर देयर, इट्स वेरी ब्यूटीफुली बीइंग डन। आप भी कभी जाइए वहाँ पे नासिर साहब, और आप जब मुंबई आएंगे गावड़े साहब आप भी जरा देख करके आइए, बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है वो। आई होप 2026 में इट विल बी एन इंस्टीट्यूशन दैट वील ऑल बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ। और साथ में एक रिसर्च सेंटर भी बन रहा है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए वहीं पर इंदू मिल्स कंपाउंड में। मुझे लग रहा है आप उसके बारे में कुछ बोलने वाले थे गावड़े साहब, लेकिन शायद इंदू मिल्स का नाम आप भूल गए, शायद हो सकता है। राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। चलिए, मुझे अब बाबा साहब अम्बेडकर पे बहुत, आप मुंबई में जितने स्टेचू कांग्रेस की रहने, हिंदुस्तान में आप कहीं भी स्टेचू दे बाबा साहब अम्बेडकर के। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। गावड़े साहब तो पहले ही एकदम वेट करते हैं कब मैं अपना बटन दबाऊं बंद करने के लिए, क्यों? आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। बट इन एनी इवेंट नासिर साहब, एक छोटी सी बात है, दूसरे को भी बोलने दिया करें कभी कभी प्लीज। दूसरे को भी कभी बोलने दिया करें सर। मैं हमेशा बोलने ही देता हूं, बट थैंक यू सो मच, वी ऑल लव यू वेरी मच। सेक्युलर में रहने वाले लोग, ऑल ऑफ अस लव यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। That was it. You were right. Gowde साहब got sandwiched between two people. So yes. वो क्या है कि But he spoke very well. But he spoke very well. There's no doubt about it. लेकिन ये this violence in the parliament, that's terrible. I mean, लेकिन मुझे एक सवाल जो मैं बार बार पूछने वाला था, पूछा भी, किसी ने उसको हर एक ने नजरअंदाज कर दिया। सर, द पार्लियामेंट, एवरी कॉरिडोर, एवरी एरिया इज अंडर CCTV कवरेज। तो एक मिनट की बात होनी चाहिए, CCTV कवरेज वहां की गेट की निकाल दीजिए, किसने किसको धक्का दिया 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। Why do you think they're not bringing it out? Why do you think they're not bringing it out? Who wants to go to that truth? Nobody wants to go. The main thing was आज जो पूरे अम्बेडकर जी के प्रोटेस्ट होने वाले थे, that is out of the coverage. That kind of got diverted. Yes, yes. That's right. So, but knowing all these people, मैं आपको बता रहा हूँ जो दलित संस्थाएं हैं, अगर मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो छोड़ने वाले नहीं हैं इसको। Let me tell you very frankly. आज के लिए आपने डाइवर्ट कर दिया, चलो ठीक है, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, 1 महीने के बाद क्या करेंगे? कभी ना कभी आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। अभी तो दिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति किसी की कोई दुर्भावना नहीं है, ये बोलना पड़ेगा। एक बार नहीं, 1000 बार बोलना पड़ेगा, मुझको ऐसा लगता है। एंड बाय द वे, बट इफ यू लिसन टू द एंटायर स्पीच ऑफ अमित शाह,
आई डोंट फाइंड एनीथिंग रॉन्ग There's देयर। nothing actually wrong. मतलब क्या है? Only वो बार नाम उन्होंने 4-5 बार ले लिया। बस that was slightly offensive. वो क्या है कि वो फ्लो में बह गए हो, आ गए। इमोशंस में बह गए। तो लेकिन पर इज एंटायर स्पीच इफ यू, अगर आप पूरा भाषण सुने अमित शाह जी का, मतलब उन्होंने तो इफेक्टिवली भजन कीर्तन गाया है बाबा साहब अम्बेडकर के लिए, अगर देखा जाए और तो। जैसे मनोज यादव जी करें कि ये जानबूझ के बोला है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ताकि अटैक हो सके सामने से। ताकि वो पूरे जो वन नेशन वन इलेक्शन में जो पोर वोटिंग हो गया है, इनफैक्ट बीजेपी के लोग खुद वोट नहीं किए, दे वर एब्सेंट 25 पीपल। यस जी, राइट, दैट इज जस्ट अबाउट इट फ्रॉम बोथ प्रदीप जी एंड माई सेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी बजी थी यार, लेकिन बड़ी कम बजी, बड़ी छोटी सी बजी, जरा जोर से बजाओ ना। चलिए, मेरे कान में नहीं बज रही है, बाहर बज रही है स्टूडियो में, बाहर न्यूज़ रूम में मेरे को सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने घंटी बजा दी। सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर भेजें भाई, प्लीज़ ज़रा कमेंट भेजें, स्पेशली जो संसद परिसर के आसपास और परिसर में जो हिंसा हुई है और जो हमारे सारंगी साहब, प्रताप सारंगी साहब 80 साल के बेचारे, उनके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिर गए, वो नीचे गिर गए और अब उनके सर से खून आया, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइड। द लास्ट टाइम आई सॉ ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम समबडी वाज अटल बिहारी वाजपेयी। वो अगर आपको याद होगा, वो संजय चोपड़ा और उनकी जो बहन थी, उनका मर्डर हुआ था दिल्ली में, बिल्ला रंगा, जिसके लिए दोनों अरेस्ट हुए थे। वो कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी की वो स्टूडेंट्स थी, और उन दोनों का जो मर्डर हुआ था रिच के ऊपर दिल्ली के, उसके बाद सब लोग प्रोटेस्ट पे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ पर पहुँचे थे बोट क्लब के ऊपर सब लोगों को एड्रेस करने के लिए, तो उन पर ज़ोर ज़ोर से ईंटें मारी थी लोगों ने, एक शख्स ने, जिससे पूरा खून आ गया था उनका माथे वाथे से, तो पूरे खून से लथपथ वो लोकसभा में पहुँचे थे अटल जी। तो उस वक्त भी ये आपको बता दूँ कि गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा केस, तो गीता चोपड़ा संजय चोपड़ा केस जो इतना घिनौना केस था, इतना वाहियात केस था, सारी दिल्ली जो थी वो सहम सी गई थी। अगले दिन उसके बजाय सिर्फ अटल जी की बात हुई, उस केस के बारे में बात नहीं हुई, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी की बात हुई। इसी तरीके से आज का जो घटनाक्रम है, उसमें जो ओरिजिनल ऑब्जेक्शन थी अंबेडकर जी को लेकर के, वो सब खत्म हो गई। ये है कि भाई राहुल गांधी ने किसी अधेड़ उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को धक्का दिया, और वो अधेड़ उम्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहते हैं कि उन्होंने किसी और एमपी को धक्का दिया, वो मेरे पर गिर गए, और राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो सब लोग हमें निकलने ही नहीं दे रहे थे और मेरे ऊपर आ गए, तो मैंने उनको पीछे किया। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। सर ये सब एक स्मॉल थिंग जो हुआ, या तो अमित शाह जी अपोलोजाइज करते या कांग्रेस इतना बड़ा इशू नहीं बनाते। अब वो इशू बढ़ता गया और ये भी इशू बढ़ता गया, एंड फिर बहाने it's went on pouring, it went out of control. Now both have got ammunition, प्रदीप जी, And both going to the police stations. Both that is terrible. वो आपने जो बात कही ना प्रदीप जी शो के बिगनिंग में, yes. शुरुआत में जो आपने बात कही कि ये तो ऐसे स्लम में लड़ाई होती है, Yes, exactly. झोपड़पट्टी और में दोनों ग्रुप पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट काउंटर कंप्लेंट होती है कि पहले इसने मुझको मारा, मैंने उसको मारा, उसने मारा, उसने मुझे धक्का दिया, मैंने उसको धक्का दिया, और असल में बात कुछ होती नहीं। तो एक छोटी सी सलाह है, क्योंकि हम आपके वोटर हैं, वी एडमायर ऑल ऑफ यू, वेदर इट इज मिस्टर राहुल गांधी, मिस्टर प्रताप सारंगी, अपने अनुराग ठाकुर जी, प्रियंका गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ऑल ऑफ यू are well respected, reputed leaders. We all look up to you. I think all of you should bury the hatchet. आप सब लोगों को शेक हैंड करके जैसे सदन चलना चाहिए वैसे प्लीज चलाइए। Exactly. देश के बारे में कुछ सोचिए। बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल बने अपने नए पीढ़ी की, Absolutely. कि वहां देख के कुछ सीखे। लेकिन आज की तारीख में जैसे आप बोल रहे थे, बच्चों को बच्चों वापस आके बोलते कि क्यों भाई यार तुम पार्लियामेंट देखो, ये पार्लियामेंट देखने के लिए क्यों बोल रहे हैं, यहाँ तो खून निकल रहा है। झगड़ा चालू। अरे अब तो लोगों के सिर से खून निकल रहा है। प्रताप सारंगी साहब, आई होप ही रिकवर्स। आई मीन ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज 80 years old and looks very frail by the way. He doesn't look, there are 80-year-olds who are also very very strong, but this 80-year-old does not look very strong. और प्रताप सारंगी साहब इतने सिंपल आदमी हैं, साधारण आदमी हैं, आज भी ओडिशा में अपने गांव में इधर से उधर साइकिल पर जाते हैं, लोगों की
लोग काम करते हैं, गाड़ी नहीं, ही डजंट यूज अ कार बाय द वे, अभी भी साइकिल पे जाते हैं एक गांव से दूसरी जगह पे। तो बहुत बहुत सरल, बहुत ही सभ्य आदमी है। आई होप राहुल गांधी उनको देखने तो गए थे, आई होप ही गोज एंड मीट्स हिम एट द हॉस्पिटल आल्सो, आई होप। इन एनी इवेंट वन कैन ओनली होप, सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग हमारे सांसद हैं, आप हम लोगों का ख्याल रखेंगे, यानी देशवासियों का ख्याल रखेंगे। और क्योंकि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, सब लोग आपकी ओर देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है। और अगर आपका बिहेवियर सर तोड़ने वाला है, मारने पीटने वाला है, तो फिर आप जनता को आप दोष नहीं दे सकते कि अगर जनता भी आगे चल करके इसी तरीके से पेश आए। फिर as you said, every minute should be spread for the benefit of the country. That's right. आप देश के लिए क्या कर रहे हो, उसमें से लड़ाई झगड़ा, इस देश का क्या भला हो रहा है? We are paying for it. And we are paying for it. We are paying for it. I mean, that's terrible. Hundreds of crores of rupees are being wasted. Hundreds of crores per hour. Yes. पर प्रति घंटा प्रदीप जी, एक पार्लियामेंट सेशन में पता नहीं कितने हजार करोड़ खर्च होते हैं। एक कैलकुलेशन आई थी बीच में। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सांसद जो हैं वो जाग जाएंगे। खैर, हिंदुस्तान, भारत हमेशा उम्मीद पर कायम है। इंडिया लिव्स ऑन होप एंड गॉड हैज ऑलवेज लुक्ड आफ्टर इंडिया। सो आई होप गॉड wakes up all these MPs to their actual duties. Do remember why you have been elected to Parliament. You haven't been elected just to show off or just to scream. You've been elected to do something good for all of us. Otherwise, get out. That's all that I'm saying. That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप अपने कमेंट जरूर भेजिए। प्रदीप जी और मेरी तरफ से और नेशन नाउ की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। One thing, Bhattara.